हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर के 3 चैप्टर को देखा था जो क्लास 8 की थी। और आज के इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 4, 5 और 6 इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उनसे पहले आप सभी से 2 लाइन कहना चाहूँगा। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे चैप्टर पे दहन और क्या है ज्वाला, इनको देखेंगे, इनके पॉइंट को देखेंगे। दहन चैप्टर, तो दहन क्या है, इनके पॉइंट देखते हैं। पहला, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि दहन के लिए ईंधन, उचित ताप एवं ऑक्सीजन सभी जो है अनिवार्य घटक होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाए ज्वलन ताप कहलाता है। और चौथा पॉइंट है कि 1 किलोग्राम ईंधन के जलने से जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्मा का उसमें मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा उसमें मान जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। सबसे ज़्यादा उसमें मान किनका होता है? हाइड्रोजन का होता है। उसमें मान यानी कि कैलोरिक वैल्यू का एसआई मात्रक जो होता है वो केजे यानी कि किलो जूल और प्रति केजी होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, माचिस के बारे में। तो माचिस बॉक्स में क्या क्या है इनको देख लेते हैं। माचिस पर पहली एंटीमनी, ठीक है, और ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। कुछ गोंद एवं स्टार्च भी होते हैं। वर्तमान में केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। रगड़ने वाले सतह पर जो होते हैं वो कुछ लाल फास्फोरस कांच का चूर्ण होता है और ऊष्मा पाकर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से इनके अगले पॉइंट को देखते हैं, इनके चित्र को देखते हैं माचिस के। नोट करने की जो पॉइंट है उनको नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि सभी प्रकार के आग बुझाने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि बिजली से लगे आग को कार्बन क्लोराइड यानी कि CCl4 के मदद से बुझाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसे पायरीन कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला जो है चित्र दिखाया गया है। चित्र में अग्निशामक यंत्र दिए गए हैं और दूसरे चित्र में फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता हुआ। तीसरे पॉइंट पे आते हैं ज्वाला के बारे में। फ्लेम को देखते हैं। फ्लेम का पॉइंट क्या कह रहा है कि दहन का वह भाग जो प्रकाश देता है ज्वाला कहलाता है। ठीक है, गर्म भाग क्या होते हैं? वो बाहरी भाग ग्रेटर देन मध्य भाग ग्रेटर देन अंदर की भाग। और रंग जो होते हैं वो सबसे पहले नीला ग्रेटर देन पीला, उसके बाद क्या हो जाता है? काला हो जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें कि आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण ना दे या अवशेष ना बचे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण ना दे और ना ही अवशेष बचे, उन्हें हम लोग आदर्श ईंधन कहेंगे। H2 को आदर्श ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि उपयोग में आने वाले सबसे आदर्श ईंधन यानी कि CNG है। CNG ना तो प्रदूषण देती है ना ही कोई अवशेष बचाती है। ये आदर्श ईंधन के उदाहरण है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आइए मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र को देखते हैं। ये मोमबत्ती है और इनकी जो लौ है, इनकी जो ज्वाला है, इनके क्षेत्र को देखेंगे। सबसे ऊपरी भाग को जो हम लोग कहते हैं गर्म भाग रहता है, जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है और वो कलर में नीला कलर होता है। और मध्य भाग होता है ये वाला, और इसमें कम गर्म होते हैं जो आंशिक दहन वाला भाग कहलाता है और इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। इसी तरीके से सबसे कम गर्म वाले भाग होते हैं नीचे वाले में। और बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक भाग जो होता है वो काला होता है। और ये एक मोमबत्ती है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब आते हैं अगले चित्र में कि धातु की फूकनी से फूकता सुनार। आपने देखा होगा कई सुनार के दुकान पर कि धातु के फूकनी से वो फूकता है सुनार अपने
आते हैं अगले पॉइंट पे, उसमें मान के बारे में। तो उसमें मान जो होता है वो गैस में अधिक होता है, फिर द्रव्य में, उसके बाद ठोस में होता है। और ज्वलन ताप का मान जो होता है वो आपके गैस में अधिक होता है, फिर द्रव्य में अधिक होता है, उसके बाद जो है ठोस में अधिक होता है। ये क्रम के अनुसार दिखाए गए हैं। विभिन्न ईंधनों के उसमें मान को देखना है। गोबर के उपले, इनका उसमें मान जो होता है वो 6000 से लेकर के कितना होता है, 8000 होते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि लकड़ी का उसमें मान कितना होता है। लकड़ी का उसमें मान जो होते हैं वो 17000 से 22000 होता है। कितना होता है, 17000 से 22000। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया, कोयले के उसमें मान, सभी के उसमें मान दिए गए, पर इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे हम लोग। कोयले के उसमें मान 25,000 से कितना है, 33,000 है। और पेट्रोल के उसमें मान कितने हैं, 45,000 है। और तीसरा में क्या दिया गया कि मिट्टी के तेल का उसमें मान, मिट्टी के तेल का उसमें मान 45,000 है। आप यहाँ से तीन चीज़ कह सकते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, इन तीनों का जो है उसमें मान सेम है, 45,000 है। इसी तरीके से मीथेन, सीएनजी, इनका जो है उसमें मान आपके कितने हैं, वो 50,000 है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। और एलपीजी का जो है दिया गया है क्या चीज़ की, उसमें मान कितना है, 55,000 दिया गया एलपीजी का। और जैव गैस, इनका 35,000 से लेकर के 40,000 है जैव गैस का उसमें मान। और अंतिम हाइड्रोजन का उसमें मान कितना है, 1,50,000 जो है इनके उसमें मान दिए गए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या दिए गए हैं कि कोयले की खानों में कोयले की धूल जो होती है वो स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्नि कांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण जो है होते हैं और कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखना चाहिए। अब आते हैं इनके अगले टॉपिक पे। क्या कह रहा है कि इनके जो है पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है और अन्य बातों के साथ साथ इन्हें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिनसे कि समुद्र में जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं वो आपके CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो होता है वो अम्ल वर्षा होती है। और हाइड्रोजन का उसमें मान, यानी कि हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो होते हैं 1,50,000 के जूल और प्रति केजी होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं इनके कि ईंधन क्षमता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ईंधन क्षमता को हम लोग जो है उसमें मान के द्वारा दर्शाते हैं। और अगले पॉइंट में आते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर नीला एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर जो है वो कैसा धुआं निकलता है। तो पीला धुआं निकलता है, ठीक है। और मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या प्राप्त होते हैं। तो मैग्नीशियम के रिबन जलने पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस प्रकाश और ऊष्मा ये प्राप्त होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि वह पदार्थ जो स्वतः जलने लगता है क्या कहलाता है। तो स्वतः जलनशील पदार्थ कहलाते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ से NCERT वाले एग्जाम्पलर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इनको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है और ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको देखना है। पहला दिया गया कि लोहे की कील, दूसरा कह रहा है कि कांच, तीसरा क्या कह रहा है कि पत्थर का टुकड़ा और चौथा कह रहा है कि लकड़ी। तो इनमें से ज्वलनशील पदार्थ क्या है आप ही बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लकड़ी, करेक्ट आंसर, क्योंकि लोहे की कील नहीं जलेगी और कांच, पत्थर का टुकड़ा ये सभी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उसमें मान सबसे अधिक होता है। तो किसका उसमें मान सबसे अधिक होगा, एलपीजी का उसमें मान जो है होता है वो सबसे अधिक होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन यानी कि फीता वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम का रिबन
वायु के साथ जलने पर क्या प्राप्त करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश, ये 3 चीज़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं मैग्नीशियम का रिबन जलने पर। चौथे प्रश्न पे देखते हैं। तो 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कांच जो हो जाएंगे ज्वलनशील पदार्थ नहीं, चूंकि कपूर है, भूसा है, अल्कोहल भी है ज्वलनशील पदार्थ, पर कांच नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो ज्वाला के साथ नहीं जलता वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ लकड़ी का कोयला कहलाते हैं, चारकोल कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलती मोमबत्ती पर ग्लास उलटकर रखने पर वह कुछ समय के बाद बुझ जाती है, यदि किसी अनुपलब्धता के कारण होता है। यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जो अगर ग्लास रख दे तो वो बुझ जाएगा। तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी व्यक्ति, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो उनका सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है कि व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे, ना कि उनके ऊपर पानी डाले, ना कि अग्निशामक का प्रयोग करे, ना कि व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक दे। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे कि व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे। अगर व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? तो किसका उच्चतम ज्वलन ताप जो है अपेक्षित है? तो ये हो जाएंगे आपके कोयला का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9 नंबर क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका ज्वलन ताप जो होता है वो निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ये गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है कि इनका ज्वलन ताप जो होता है वो उच्च होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनका ज्वलन ताप निम्न होते हैं और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। सामान्यतः जंगल की आग का कारण होते हैं। तो गलत कथन हो जाएंगे कि वृक्षों की कटाई से जो होते हैं वो जंगल में आग पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, गलत कथन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ईंधन के ऊष्मायन को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या होती है? तो किसी ईंधन के ऊष्मायन को प्रदर्शित करने वाली इकाई जो होती है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। तो 12 नंबर क्या कह रहा है कि गांव में लोग जो है वो लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इससे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, ऐसा नहीं है। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी है, इसलिए गांव में लोग जो है लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, 13 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है? तो सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है वो हाइड्रोजन को माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन के बारे में आपको चयन कर रहा है। क्या कह रहा है कि एक अच्छा ईंधन वह है जो, तो एक अच्छा ईंधन वह है जो क्या है, आपके आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसा नहीं है। अधिक मात्रा में उत्पन्न करे, ये भी नहीं है। जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। तो 15 कह रहा है कि श्याम चूल्हे पर आलू जो है की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था और किसके इस कारण क्या हो सकता है? तो इसके कारण बताते हैं कि ईंधन का अनुपयुक्त दहन होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन का अनुपयुक्त दहन होना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न की ओर।
तो 16 नंबर कह रहा है कि लकड़ी और कोयला के जलने से क्या प्रदूषित होते हैं। तो लकड़ी और कोयला के जलने से जो होते हैं वो वायु प्रदूषित होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न में आते हैं। तो घरों में काम आने वाले द्रव्य ईंधन क्या है। तो घरों में काम आने वाले द्रव्य ईंधन जो होते हैं वो एलपीजी है। एलपीजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को डैश तक गर्म करना आवश्यक होते हैं। तो डैश तक गर्म करना आवश्यक होते हैं तो क्या हो जाएंगे कि ज्वलन ताप तक जो है गर्म करना आवश्यक हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे 19 नंबर में। तो क्या कह रहा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है O2 के संपर्क तोड़कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अध्याय 5 क्या कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो दोस्तों अध्याय 5 शुरू करेंगे। तो उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा सेशन अगर अच्छा लगा तो इनको लाइक कर दे और जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए इनके पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो इनका पॉइंट है वनोन्मूलन एवं इनके कारण। ठीक है, वनोन्मूलन और इनके कारण, इनके पॉइंट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्ति करके अन्य कार्य के लिए भूमि को प्रयोग करना। ठीक है, वनोन्मूलन का क्या अर्थ होता है। इनका अर्थ होता है कि वन को समाप्ति करके अन्य कार्य के लिए जो है भूमि का प्रयोग करना। और सेकंड पॉइंट है कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्तर जो होता है वो बढ़ता है और O2 का स्तर क्या होता है, घट जाता है। इससे जो होता है वार्म जल स्तर में क्या आती है, कमी आ जाती है। और इनके अगले पॉइंट है कि वनों के अवशेष मिट्टी में मिलने वाला हुमस में कमी आती है और इनके कमी के परिणाम स्वरूप जो है लंबे समय बाद भूमि का जो मरुस्थल उनमें परिवर्तन हो जाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं, वन्य प्राणियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल के बारे में। तो इनका पहला पॉइंट है कि वन्य प्राणी जैसे कि जानवर प्लस पौधा को जिनके अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है उसे वन्य प्राणी संरक्षण कहते हैं। और वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो ये सभी क्षेत्र जंतु एवं पौधे दोनों के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। अब आते हैं कुछ वन्य जीव जंतु के बारे में। तो जंगली कुत्ते को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, और चीतल है, और उनके बाद जो है भेड़िए दिए गए हैं और तेंदुए। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट दिया गया फर्न का पौधा है, जामुन है। अब आते हैं संरक्षित हेतु सुरक्षित क्षेत्र। इनको अपने से भरना है कि मेरे जिले में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव जंतु, इन सभी को अपने से ही फिल करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो इनका अगला पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या है कि वह क्षेत्र जहां वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर सकता है तो वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से बाघ, जंगली भैंस और आपको क्या दिए गए हैं, बारहसिंगा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। अब आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इनके पॉइंट को देखते हैं कि वह क्षेत्र जहां पौधे एवं जंतु के साथ साथ उस क्षेत्र को आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नोट करने योग्य बातें क्या दी गई हैं इनमें कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला
पेड़ पौधा वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि जैविक यानी कि बायोटिक एवं अजैविक एंटीबायोटिक घटक मिलकर परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जंगली आम, विशाल गिलहरी दिए गए हैं। अब आते हैं इनके पॉइंट में। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों से है, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो वनस्पति और प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों एवं संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षरोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार का पेंचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उन क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। और अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो कि एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इनका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और एक जाति के सदस्यों को में सामान्यतः लक्षण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीव जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सींग वाले बत्तख, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा, झाड़ी भूमि अथवा वशलैंड है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि सतपुड़ा में, कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टान में आवास भी स्थित है। यह उन वनों के मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिनसे कि हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। और चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र 55 चट्टान और आवास का पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य के इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेकों आदिवासी जंगल में रहते हैं। अब आते हैं रेड डाटा बुक के बारे में बात करें तो रेड डाटा बुक में क्या चीज़ दर्शाया गया इनको देखते हैं कि वह पुस्तक है जिनमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इनमें पौधे एवं जंतु दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वह स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर है उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, संकटापन स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रवासी पक्षी अपना प्रवास क्यों करते हैं, तो भोजन एवं आवास के लिए जो है वो प्रवास करते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो अगला पॉइंट दिया कि जंगली भैंस को संकटग्रस्त प्राणी की सूची में रखा गया है। तो जंगली भैंस को जो है संकटग्रस्त प्राणी की सूची में रखा गया है। अगला पॉइंट है कि डायनासोर किस युग में थे, तो डायनासोर जो है वो मेसेजोइक काल में थे। हाल ही में विलुप्त प्राणी है, तो हाल ही में विलुप्त प्राणी कौन है, डोडा है। अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न पे आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जंगली भैंस एक संकटपन स्पीसीज है, क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि इनकी संख्या घट रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे।
तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो इनके कारण जो है वातावरण में के तापमान में कमी होना नहीं, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होना ये भी नहीं हो सकता है, तो अधिक बाढ़ आने की संभावना ये भी नहीं होगा, तो उपजाऊ जमीन का स्थल में बदलना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चूंकि मरुस्थली के कारण कौन सा परिवर्तन होगा? उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो जैव मंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां केवल स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यह केवल पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि यह जो है जैविक विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों ही संरक्षण के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावास में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान है? तो ये जो है वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे और राष्ट्रीय पार्क हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि स्थानिक प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यह एकमात्र क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे, यह एकमात्र रूप से विशिष्टकृत पर्यावास में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता जो है सही है? तो यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। 7 नंबर पे आते हैं कि लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं? उनकी संख्या प्रबल रूप से घट रही, बिल्कुल सही है। हमें गलत कथन के बारे में पूछना है, बताना है। तो ये निकट में भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये भी सही है। ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत का गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करती है? तो ये सभी मिलकर जो है वो आपके प्राणी जगत का जो है निर्माण करती है, निरूपण करती है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखता है? तो रेड डाटा बुक किस किस का रिकॉर्ड रखता है? तो ये जो है आपके लुप्त प्राय पादप का रखता है, और उसके बाद किसका रखता है? लुप्त प्राय प्राणी का रखता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्र तक उड़ते हैं, और उस अवधि में उनके प्रायवास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो होते हैं भोजन के उपलब्ध ना होने के कारण जो है दूर चले जाते हैं, और उग्र मौसम परिस्थितियों के कारण भी चल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। तो 11वां नंबर कह रहा है कि हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रक्रिया से पर्यावरण पे जो है मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, एनसीईआरटी के अभ्यास वाले क्वेश्चंस की ओर। तो इनके पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जिनमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं तो वह कहलाते हैं। तो वह आपके वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। तो किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? स्थानिक प्रवासी प्रजातियां कहलाती है। स्थानिक प्रजाति करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किसके कारण पलायन करते हैं? तो भोजन की खोज और आवास की खोज में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले अध्याय में। तो अध्याय नंबर 6 को देखेंगे। एक्सरसाइज 6 क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन करना। तो इनके पॉइंट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि अपने संख्या को बनाए रखने के लिए, किसके संख्या को बनाए रखने के लिए? अपने संख्या को बनाए रखने के लिए नए स्पीसीज यानी कि संतान की उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार के होते हैं, पिछले हम लोग वीडियोस में पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इन जनन में जो होते हैं वो नर एवं मादा युग्मक का संलयन से युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस जनन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन से युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। और इस जनन में अधिक विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस आती है। और इस प्रकार के जनन में असमान लिंग एक युग्मक की आवश्यकता होती है। और इसमें नर से शुक्राणु एवं मादा से अंडाणु मादा के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करता है। और अगला पॉइंट है इनके कि कुछ जंतु में बाहरी निषेचन यानी कि बाहरी निषेचन भी होते हैं, जैसे कि जलीय जीव, एक्वाटिक क्रिएटर्स के बारे में। अब आते हैं नर जनन अंग के बारे में, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन को देखेंगे, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि पहले नंबर में कि इनमें एक जोड़ा वृष यानी कि टेस्टिस, 2 शुक्राणु, स्पर्म, नलिकाएं, डिडक्ट एवं एक सीसन यानी कि पेन्स होते हैं। और अगला पॉइंट है कि वृषण नर युग्म यानी कि मेल गैगमेट्स उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण जो होते हैं नर युग्मक मेल गैमेट्स उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। अगला पॉइंट है कि हर शुक्राणु में कोशिकाओं के समान जो है वो संघटक पाए जाते हैं। गर्भावस्था के समय वृषण उदग्र गुहा में स्थिर हो जाता है। अगले पॉइंट को देखेंगे इनके। तो जो जन्म के ठीक पहले जो होते हैं वो स्कोरटम में चल जाते हैं। अब आते हैं स्कोरटम की मदद से वृषण का ताप जो होते हैं वो नियंत्रित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में शुक्राणु का रंग जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में शुक्राणु का रंग क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। मानव में नर जनन अंग दिए गए हैं, ये क्या है आपके शुक्राणु नलिकाएं दी गई है, ठीक है, और सीसन दिए गए हैं ये, और वृषण ये है आपके चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है शुक्राणु के बारे में, स्पर्म के बारे में। तो यह जो है 3 भागों में बांटा होता है। तो कौन कौन से भाग हैं? इनका पूंछ इसके गति एवं दिशा प्रदान करती है, और मध्य वाला भाग शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। इसी तरीके से शीर्ष वाला भाग आनुवांशिकी लक्षण एवं लिंग निर्धारित करती है। और हम जानते हैं कि शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23। और 22 में ऑटोसोम, एक एक लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। अब आते हैं शुक्राणु का आकार x ग्रेटर देन क्या होता है? वायु होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि जब शुक्राणु अंडा में प्रवेश करता तो दोनों को मिलकर जो है 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो मानव शुक्राणु दिए गए हैं चित्र। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मादा प्रजनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन के बारे में। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। इनमें एक जोड़ा अंडाशय यानी कि ओवरी और अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय यानी कि यूटेरियस होते हैं। और अंडाशय यानी कि ओवरी से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक महीने एक अंडा का निर्माण होता है। और शुक्राणु इस तरह अंडाशय भी एकल कोशिका का बना होता है। और अगला पॉइंट है कि मानव में निषेचन जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। युग्मक यानी कि गेमेट्स, युग्मनज यानी कि जाइगोट, भ्रूण एवं एम्ब्रॉय, और शिशु यानी कि बेबी
पहले युग्मक होता है, फिर युग्मनज बनते हैं, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, फिर आपके बेबी बनते हैं, शिशु होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इनके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो ये आपको चित्र के माध्यम से मानव में मादा जनन अंग दिए गए हैं। तो इनमें क्या है, अंडवाहिका साइड में दिए गए हैं, अंडाशय है, चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि और क्या दिखाया गया कि गर्भाशय। अब आते हैं अगले पॉइंट में, मानव का अंडाणु, इनको चित्र में देख सकते हैं आप, केंद्रक दिए गए हैं, ये सभी दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट में, अगले चित्र में। तो अगले चित्र में दिए गए निषेचन के बारे में, ये आपकी शुक्राणुओं की संख्या दी गई, शुक्राणु दिए गए हैं और ये अंडाशय है। अब इसी तरीके से अगले चित्र में आते हैं, युग्मनज के बारे में आप देख सकते हैं। अगला चित्र देखते हैं, अगला पॉइंट है मेढक के बारे में। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है फ्रॉग के बारे में, यह एक उभयचर है। फ्रॉग क्या है, मेढक क्या है, तो यह एक उभयचर है, उभयचर प्राणी है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनमें बाह्य निषेचन होते हैं और मेढक यूरिया एवं टेडपोल अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तीसरा अगला पॉइंट है कि मेढक के लार्वा वयस्क मेढक बनने की कार्यांतरण कहलाती है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कार्यांतरण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। कार्यांतरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अगले पॉइंट को देख सकते हैं, मेढक के अंडे को चित्र के माध्यम से, और दूसरा चित्र दिया गया आपको मेढक का जीवन चक्र, ठीक है। तो मेढक का जीवन चक्र क्या दिया गया है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये अंडे है मेढक के, फिर आरंभिक टेंडपोल है, फिर उसके बाद क्या दिए गए, बाद के टेंडपोल है, फिर उसके बाद क्या है, वयस्क मेढक है। अब आते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। इनके पॉइंट को देखेंगे कि इस जनन में अधिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अलैंगिक जनन में जो है, इस जनन में आपके अधिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इसका उत्पन्न संतान अपने जनक के समान में ही होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत मुकुलन एवं खंडन आते हैं, ठीक है। मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे, बाइंडिंग के बारे में। तो ये अपने शरीर के किसी भाग के टूटने से संपूर्ण शरीर का निर्माण जो है वो मुकुलन कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है कि इनमें मुकुलन या उभार से नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। और हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा ही होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, अगला पॉइंट को देखेंगे। चित्र में जो दिए गए आपको हाइड्रा में मुकुलन दिए गए हैं। अमीबा में द्विखंडन के बारे में, बाइनरी फिजन इन अमीबा, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो अमीबा एक कोष के समुद्र जीव है। अमीबा क्या है, एक कोष के समुद्र जीव है। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा है कि अमीबा एक कोष के है, द्विकोषीय। और अगला है कि इनमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे द्विखंड कहते हैं। अब आते हैं, इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। क्या दिया है कि अमीबा में द्विखंडन हो रहे हैं, विभाजित केंद्र आपको दिए गए हैं, संतित दिए गए हैं। परख नली के बारे में अब इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं सभी को। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इनमें IVF यानी कि इन विट्रो निषेचन भी कहते हैं। परख नली को क्या कहते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या कहते हैं, IVF भी कहते हैं। और इसमें जो होते हैं वो निषेचन बाह्य एवं विकास आंतरिक होता है। यह महिलाओं में आंतरिक समस्या के कारण होते हैं, ऐसा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इनके बारे में बताया गया है कि क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है। बिल्कुल हमने सुना है। तो इनके पॉइंट को पढ़ लेंगे कि बूजो और पहली अध्यापक के एक कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्री अपनी अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, चूँकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्रित करके यानी कि जमा करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IVF कहते हैं। अथवा इन विट्रो निषेचन यानी कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक
विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और क्या दिए गए हैं कि माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होते हैं और तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। अब आइए अगले पॉइंट की ओर। तो युग्मनज द्वारा बना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। कोशिकाओं का पिंड भ्रूण का गर्भाशय में रोपण जो हो रहा है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में क्या दिया गया कि किसी जीव के कोशिकाओं से किसी कोशिकाओं के संपूर्ण जीव का निर्माण क्या कहलाता है? तो संपूर्ण जीव का निर्माण क्लोनिंग कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पहला क्लोनिंग जानवर कौन सा है? तो पहला क्लोनिंग जानवर जो है भेड़ है, यानी कि डॉली। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं तो वो कैसे कहलाते हैं? अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि मछली, मेढक, स्टार फिश आदि कैसे निषेचित होता है? तो एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। अब आते हैं युग्मनज के अनेक विभाजन से किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज के अनेक विभाजन से जो होते हैं वो भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि निषेचित अंडा क्या कहलाता है? निषेचित अंडा जो है वो जाइगोट कहलाते हैं, युग्मनज कहलाते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं कि भ्रूण का सभी प्रकार का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण के सभी प्रकार का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। अब आते हैं कि जो जीव शिशु को जन्म देता है वह क्या कहलाता है? जरायुग कहलाते हैं उनको। अगला पॉइंट है कि मानव में जनन का सही क्रम क्या है? तो युग्मक है, उसके बाद युग्मनज है, फिर भ्रूण है। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत। और सही के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होते हैं, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ युग्मक करती है वो कहलाती है, बिल्कुल गलत है। और निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका कहलाता है, ये भी गलत है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करती है, बिल्कुल सही बात है। तो अगला पॉइंट को देखते हैं कि अलैंगिक जनन भी निषेचन आवश्यक है, नहीं, गलत। और सही के बारे में बताना है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की क्या है? एक विधि है, बिल्कुल सही है बात है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये भी सही है। भ्रूण एक एकल कोशिकाओं का बना होता है, ये बात गलत है। अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जनन प्रक्रिया संबंधित शब्दों के कुछ सेट दिए गए हैं, तो गलत समुच्चय सेट वाले सेट को चुनना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन से गलत समुच्चय वाले सेट है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चूँकि शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडा और गर्भाशय ये गलत समुच्चय वाले सेट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है कि मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन जो होता है वो गर्भाशय में होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। जो नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी वेमेल जंतु है, इसका कारण चुनना है। तो इनके कारण क्या है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए। यह अंड प्रजक है, मुर्गी क्या है? अंड प्रजक है। बाकी जो है वो अलग है, मानव, गाय, कुत्ता ये सभी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिन प्राणियों में बाहरी निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण को चुनना है। तो इनमें क्या हो जाएंगे? तो निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निषेचन के क्या होते हैं? बेहतर अवसर होते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मुकुलन द्वारा होता है,
मुकुलन द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे हाइड्रा में ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मानव में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जनन के बारे में कौन से कथन सही है मानव में? तो निषेचन स्त्री के भीतर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निषेचन क्या होता है, स्त्री के भीतर होता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो मानवों में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंततः स्थापित होती है तो वह कहलाती है, वह आपके भ्रूण कहलाती है। ठीक है, एम्ब्रॉय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। तो क्या कह रहा है कि जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है वो अंडप्रजक, जिनमें निषेचन बाहरी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। तो निषेचन के पश्चात जो कोशिकाएं एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? वह जो है वो युग्मक कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, जाइगोट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो पहले युग्मक का निर्माण होता है, फिर निषेचन होते हैं, फिर युग्मनज बनते हैं, फिर भ्रूण होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 11 नंबर में। तो 11 नंबर से जो है एनसीईआरटी के अभ्यास स्टार्ट हो चुके हैं। तो सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सजीव के लिए जनन जो है अपने अवसादी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो मादा के शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर पे आते हैं। तो एक डेड पोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो वह क्या कहलाते हैं? डेड पोल। तो कार्यांतरण कहलाते हैं। कार्यांतरण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं 14 नंबर में। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की कितनी संख्या होती है? 1 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में। मादा में किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो गर्भाशय में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर पे आते हैं। तो कार्यांतरण क्या है? कार्यांतरण जो है वो आपके लार्वा का वयस्क मेढक में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 17 नंबर पे आते हैं। मादा युग्मक है तो मादा युग्मक एक्स हो जाएंगे। अब आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर कह रहा है कि नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? तो नर एवं मादा युग्मक का मिलना जो है वो निषेचन कहलाते हैं। 19 पे आते हैं। तो एक अंडप्रजक जंतु होते हैं, वो एक अंडप्रजक जंतु कौन से होते हैं? तो ये जो हो जाएंगे आपके सांप और कौवा, ये दोनों हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।